आयुर्वेद का अधिनियम और विनिमय की जो क्लास आप सभी को दी गई थी, उसमें आप सभी ने देखा होगा कि जो आयुर्वेद के अधिनियम और विनिमय हैं, उनमें ज़्यादातर जो भी नियम और जो भी रूल रेगुलेशन बने हैं वो ड्रग एडवाइजरी के थ्रू ही बने, मतलब कि ड्रग के लिए ही ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वहाँ पे बनी हुई हैं। यानी कि जो अधिनियम हैं वो ये बताते हैं कि हमें जो मार्केट में दवा पहुंचानी है और जो रोगियों तक जो दवा पहुंच रही है वो पूरी तरह से अच्छी हो, उसमें जो लागत लग रही है उसके हिसाब से ही दर उसकी निर्धारित हो और कोई भी चमत्कार या कुछ भी अद्भुत चीज़ होने का कोई दावा न किया जाए। ये सारी चीज़ें ध्यान में रख करके ये अधिनियम बनाए गए। इसके अतिरिक्त भी नारकोटिक्स वाली जो चीज़ें थी, जिसमें बताया गया था आपको जो नशाखोरी की जो चीज़ें हैं उनको भी कम करने के लिए जो आयुर्वेद में जो नियम बने हुए हैं, जो रूल रेगुलेशन बने हुए हैं, वो भी बहुत सख्ती से बने हुए हैं कि दवा के तौर पे अगर हमें ओपियम यानी कि अफीम या अहिफेन यूज करना है, प्रयोग में लेना है, तो उसकी मात्रा कम होनी चाहिए और ज़्यादातर मात्रा उसकी हम ज़्यादा मात्रा में प्रयोग में नहीं ले सकते हैं। ये सारी चीज़ें भी उसमें बनी हुई थी। तो पिछली क्लास में आप सभी को बोला गया था कि इससे रिलेटेड जब मूक क्वेश्चन आप सभी को दिया जाएगा तो आपको एक आइडिया आ जाएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनेंगे। आ रहे समझ में? शुरुआत में आपको आयुर्वेद के जो अधिनियम और विनिमय थे, कुछ मॉक क्वेश्चन भी मॉडर्न आयुर्वेद से आप सभी को दिए गए ताकि आपको जो एक्ट हैं, जो धाराएं हैं, वो सारी चीज़ें समझ में आए, जो अधिनियम है वो समझ में आए। तो उसमें 25 क्वेश्चन आपको दिए गए थे, वो अलग चीज़ें थी, लेकिन उसके भी कुछ क्वेश्चन आपको इस सीरीज में मिल जाएंगे ताकि एक तरह से रिवीजन टाइप का हो जाएगा। तो हम आपको पहले 50 क्वेश्चन की सीरीज देंगे जिसमें क्वेश्चन आपको समझना होगा, आंसर भी समझना होगा। उसके बाद से फिर 50 क्वेश्चन की और सीरीज मिलेगी जिसमें एक कंबाइन आपका आयुर्वेद के अधिनियम और विनिमय का पूरा जो एक कॉन्सेप्ट है पूरी तरह से क्लियर हो जाएगा, रिवीजन टाइप हो जाएगा। और एक जो पैनल का जो PDF है जिससे आप पढ़ेंगे वही आपको दे भी दिया जाएगा। आंसर आप टिक करते जाइएगा, नोट्स में अपने रख लीजिएगा ताकि यहाँ से रिवीजन करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो क्वेश्चन जो है किस पे आधारित है? आयुर्वेद से संबंधित अधिनियम और विनिमय पर आधारित है। अधिनियम और विनिमय जो है वो ज़्यादातर मेडिसिन के ऊपर ही बेस्ड है, हम बता चुके हैं आपको। जैसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लीजिए, क्या कह रहा है? NCISM एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? NCISM का फुल फॉर्म भी आपको बताया जा चुका है, एब्रिविएशन बताया जा चुका है, रिवीजन कर लीजिएगा क्योंकि कई जगह फुल फॉर्म भी इसका एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है। तो फुल फॉर्म रिवाइज होना चाहिए आपको NCISM का। तो NCISM एक्ट किस वर्ष पारित हुआ था? याद होगा आपको, NCISM एक्ट के बारे में बताया गया था किस वर्ष पारित हुआ था? सन 2020 में। कब पारित हुआ था? सन 2020 में, ईयर 2020 में ये जो है पारित हुआ था, याद कर लेना है। इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट। अब तो आप यहाँ पे जो NCISM है उसका फुल फॉर्म हम कह रहे थे याद करने के लिए। बार बार चीज़ें जो हैं इस तरह से आपको व्यवस्थित करके दी जा रही हैं ताकि सारी चीज़ें जो हैं आपके दिमाग में सेट होता रहे। आ रहा समझ में? दिसंबर ज़्यादा दिन नहीं है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो रिवीजन अच्छा हो जाएगा आपका, अच्छा रिवीजन कर सकते हैं। तो आयुर्वेद पे पूरी तरह से फोकस्ड रहिए। बाकी जो अदर सब्जेक्ट है वो अपने तरीके से आप कुछ ना कुछ उसमें कर ही लोगे। आ रहा समझ में? लेकिन आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा, आयुर्वेद के जो टॉपिक जो हैं वो क्लियर अगर रहेंगे तो आप अच्छा खासा जो है नंबर करके आओगे वहाँ पे एग्जाम में। आ रहा समझ में? तो अगला पूछ रहा है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट, तो वही है इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट किस वर्ष का अधिनियम था? किस वर्ष का अधिनियम था? वो था 1970 का। किस वर्ष का था? 1970। IMCA, ठीक है, IMCA मतलब कि इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट जो है ये 1970 का अधिनियम था। कब का अधिनियम था? 1970 का। और NCISM यानी कि जो एक्ट है NCISM का वो किस वर्ष पारित हुआ था? सन 2020 में। कब पारित हुआ था? सन 2020 में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत का मुख्य दवा संबंधी कानून कौन सा है?
भारत का मुख्य दवा संबंधित कानून आपको बताया गया था, जो कि एलोपैथ, आयुर्वेद और भी पैथी पे ये थोड़ा सा लगाम कसता है। कायदे में, हद में जो है मेडिसिन मार्केट में रहे, अच्छी रहे, उसके लिए काम करता है। तो वो एक्ट है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। बताया जा चुका है, कई बार बताया गया है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या है? आयुर्वेदिक मेडिसिन के लिए जीएमपी के निर्देश किस शेड्यूल में दिए गए हैं? जीएमपी के निर्देश किस शेड्यूल में दिए गए हैं? वो दिए गए हैं कहाँ पे? वो दिए गए हैं शेड्यूल टी में। कहाँ पे? शेड्यूल टी में। ऑप्शन बी सही होगा। शेड्यूल टी में कहा गया है कि आयुर्वेद मेडिसिन का जो जीएमपी निर्देश है वो किस तरह से, क्या होना चाहिए, किस हिसाब से जीएमपी होनी चाहिए, ये आपको बताया गया है। ठीक है, अगला, एपीआई का पूरा नाम क्या है? सभी को याद होगा एपीआई का, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया। बार बार कह रहे हैं कि आपको फुल फॉर्म भी याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। फार्म 24D किसके लिए उपयोग होता है? 24D किसके लिए उपयोग होता है? वो उपयोग होता है मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए। किसके लिए? मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस के लिए उपयोग होता है। या तो आपको अगर ग्रांट लेना हो या रिन्यूअल कराना हो तो वो ASU यानी कि आयुर्वेद, क्या है? आयुर्वेद सिद्धा और यूनानी। ASU जब भी आए तो आप याद रखिएगा, आयुर्वेद सिद्धा और यूनानी ड्रग्स के लिए गारंट रिन्यूअल कराने के लिए, लाइसेंसिंग के लिए जो काम है वो 24D का ये काम है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देते हैं। नीचे में से कौन सा एक्ट विज्ञापनों ऑब्जेक्शनेबल क्लेम को नियंत्रित करता है? ऑब्जेक्शनेबल बताया गया कि आप ऐसे विज्ञापन नहीं कर सकते हैं जिसमें चमत्कार की बात की जाए, ऐसे विज्ञापन नहीं कर सकते हैं। उन विज्ञापनों के ऊपर जो है एक एक्ट काम कर रहा है जो ये कहता है कि आप ये नहीं कर सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे पूरा एब्रिविएशन में लिख भी दिया गया, ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। आसान है, याद रखना है, लेकिन एग्जाम में आपको इस तरह से न दे करके ये चीजें नहीं देगा और ये भी नहीं दे सकता है, और अगर दे भी दे तो इसके साथ बस DMRA लिखा होगा, DMRA 1954। तो आपको याद रखना होगा क्या है ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954 ये लागू होता है किस पे? ऐसे विज्ञापनों पे जो ऑब्जेक्शनेबल हैं, जिसको ऑब्जेक्शन, जिस पे ऑब्जेक्शन किया जा सकता है। आ रहा समझ में? जिनके दावों को लोगों के सामने गलत तरीके से अगर व्यक्त कर रहे हैं तो उनको कोर्ट में खींचा जा सकता है। ठीक है, तो ये एक्ट बाध्य करता है कि आप ऐसे दावे नहीं कीजिए जो न हो सके। आ रहा समझ में? अगला, जैसे इस समय आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि भारत से पाइल्स खत्म करने की बात कर रहे हैं कि भारत से हम पाइल्स खत्म करके ही छोड़ेंगे, भारत से पाइल्स खत्म करके ही छोड़ेंगे। ऐसे बहुत सारे वैद्य जो हैं अभी सोशल मीडिया में छाए हुए हैं, वो कह रहे हैं कि हम 20 साल पुराना पाइल्स खत्म कर दिए हैं, मस्से खत्म कर दिए हैं, सब चीज खत्म कर दिए हैं, पाइल्स भारत से खत्म करके छोड़ेंगे। लेकिन अगर आप अपने कॉमन सेंस का यूज करें और आयुर्वेद का दिमाग अगर लगाएं तो क्या पाइल्स जो है दवा से सही में ठीक हो जाएगा? अब देखिए सबसे जरूरी क्या है, हम क्या बताते हैं कि जब तक परहेज नहीं होगा, क्या चीज, जब तक आप परहेज नहीं करोगे, जो आहार विहार आपको अर्श रोग का कारण बन रहा है, आपके अर्श रोग का कारण बन रहा है, जब तक आप उसे नहीं बदलोगे तो आप ऑपरेशन के बाद भी वो पाइल्स जो है नहीं खत्म होता है। आ रहा समझ में? तो अगर हम दवा किसी रोगी को दे रहे हैं और अगर ये दावा कह रहे हैं कि आप 20 साल बाद आपका जो पाइल्स था खत्म हो गया, तो आप जब तक उसको एक नियमित दिनचर्या पालन करने के लिए नहीं बताएंगे, एक अच्छी चीज खाने के लिए, अच्छे से उसका डाइट प्लान नहीं करने के लिए बताएंगे, तो आप कोई भी दवा दे दीजिए, दुनिया की कोई भी दवा दे दीजिए, वो खत्म होकर के फिर से हो जाएगा। क्योंकि आयुर्वेद क्या कहता है कि हमें सबसे पहले औषधि प्रयोग तो करना है,
लेकिन जो औषधि के साथ पथ्य जो आहार है वो भी प्रयोग में लेना है। तो जब तक पथ्यापथ्य का आप नियमानुसार पालन नहीं करोगे तो कोई भी आप मेडिसिन ले लोगे, तो कोई भी अगर दावा करता है कि भारत से हम ये खत्म कर देंगे वो खत्म कर देंगे, लेकिन पथ्यापथ्य अनुपालन का ध्यान आप नहीं रखोगे, रोगी अगर नहीं रखेगा और कोई भी आप दवा ला करके दे दीजिए, वो चीज़ जो है खत्म होने के बाद से फिर से हो जाएगी। आ रहा समझ में? तो ये कॉमन सेंस की बात है। ये जिसने आयुर्वेद पढ़ा है, जो आयुर्वेद जान रहा है, वो इन दावों पे विश्वास नहीं करेगा। तो अगर हम कहें तो ये एक्ट तो वहाँ पे भी काम कर सकता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दवा लगाते हैं, बाल पूरा गिर गया हुआ है, दवा लगा रहे हैं, बाल नहीं आ जा रहे हैं, तो ये भी तो एक तरह से चमत्कार हुआ। लेकिन क्या है कि जो भी कागजी जो चीज़ें हैं वो कागज़ में ही है, इस समय ज़मीनी तौर पे नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई दवा का दावा कर दिया। कई लोग ऐसे हैं कि जो कई साल पुरानी गठिया ख़त्म करने का दावा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस एक्ट के अंतर्गत सरकार जो है किसी ऐसे इंस्ट्रक्टर को भेज दे कि जाइए आप वहाँ पे चेक कीजिए ऐसा है कि नहीं है, फिर उस दावे को आप जांच कीजिए, परतिए लैब में लाइए क्या है क्या नहीं है। तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा है। जो है कोई भी व्यक्ति विशेष उठ करके कोई भी दवा बना करके मार्केट में बेच ले रहा है। अरे समझे, इसीलिए थोड़ा सा हमारा आयुर्वेद जो है पीछे की ओर जा रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, जो भी गलत चीज़ें हैं उनका समर्थन नहीं होना चाहिए। हमें पहले उसे जांचना परखना है और तब जा करके ही उसका प्रयोग होना चाहिए। जब हम ही उसको प्रयोग कर लेंगे सब कुछ जानते हुए भी और फिर बाद में उसके नुकसान होंगे, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं कि हम आयुर्वेद को जान रहे हैं या हम आयुर्वेद को बचा रहे हैं। अरे समझ में? आगे देखिए, शेड्यूल टी मुख्यतः किसके बारे में गाइडेंस देता है? अभी अगला क्वेश्चन आपने देखा था, शेड्यूल टी के बारे में बताया गया था। तो शेड्यूल टी किसके बारे में गाइडेंस करता है? वो गाइडेंस करता है गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस फॉर एएसयू मेडिसिन, जीएमपी। देखिए जीएमपी अभी आपको बताया गया था, तो जीएमपी यानी कि गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस फॉर एएसयू, आयुर्वेद, सिद्धा और यूनानी मेडिसिन के लिए जो वस्तुएं हैं जिससे बनाई जा रही हैं, जो वस्तुएं आयुर्वेद और सिद्धा यूनानी की जो दवाइयाँ जिससे बन रही हैं, तो वही गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए ये ज़्यादातर काम कर रहा है। शेड्यूल टी इसी पे काम करता है। ठीक है, गाइडेंस देता है, दिशा निर्देश देता है जीएमपी के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, ज़्यादातर DSSB के एग्जाम में या CCRS के एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन का लैंग्वेज जो होता है ना, क्वेश्चन सीट भी कभी कभी आप देखोगे। वैसे तो DSSB का जो एग्ज़ाम है CBT है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो उसमें आपको क्या है कि लैंग्वेज सेलेक्ट करने के लिए आता है। आप इंग्लिश हिंदी में सेलेक्ट कर सकते हो, लेकिन कई जगहों पे आप देखोगे कि आयुर्वेद के जो शब्द हैं, मतलब संस्कृत के जो शब्द हैं, जैसे दोष है, दोष या शोणित है या शुक्र है, ठीक है, या तर्पण है। आ रहा समझ में? मतलब ऐसे कुछ शब्द हैं, जैसे मान लीजिए अग्नि ही हो गया, महाभूत ही हो गया, तो इनको क्या करता है अंग्रेजी में इसी तरह, जैसे दोष है तो दोषा ऐसे लिख देगा, शोणित है तो ऐसे लिख देगा शोणित, शुक्र है तो क्या करेगा शुक्र, ऐसे हो जाएगा। समझ में आ रहा है? लेकिन आप ये मत ध्यान में रखिएगा कि ऐसा मत सोचिएगा कि अगर संस्कृत का वर्ड है तो उसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके देगा, ऐसा कुछ है ही नहीं। संस्कृत के किसी भी शब्द को इंग्लिश में ट्रांसलेट करके नहीं लिख सकते हैं। आ रहा समझ में? अगर हिंदी में रहता तो लिख सकते थे, ठीक है, लेकिन संस्कृत में है तो इसको हम कभी भी ट्रांसलेट करके या कन्वर्ट करके हम अंग्रेजी में नहीं लिख सकते। ये हिंदी में ही रहेगा। ये इंग्लिश है, क्या है, हिंदी प्लस इंग्लिश, तो क्या हो जाएगा, इंग्लिश कह सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों का मिक्सचर। इस तरह से आपको सेट देखने को मिल जाएगा पेपर अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया मुख्यतः किसके मानक देती है? आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया किसके मानक देती है? क्या डायग्नोस्टिक टेस्ट करती है? नहीं। मोनोग्राफ ऑफ सिंगल ड्रग एंड फार्मुलेशन, सर्जिकल प्रोसीड्यूर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट। ये ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन स्पेसिफिक है, पढ़ के भी आप समझ लोगे। मोनोग्राफ ऑफ सिंगल बताए थे आपको, जो सूत्र हैं, जो श्लोक हैं, जो औषधियों के लैटिन नाम है, बॉटनिकल नेम है, उनके बारे में और उनके फार्मुलेशन के बारे में जो आयुर्वेदिक फार्माकोपिया ऑफ इंडिया है वो उन्हीं के लिए मानक जो है देती है। ठीक है,
अगला क्वेश्चन फिर आ गया, एनसीआईएसएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एनसीआईएसएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपको बताया गया था भारत में जितने भी बीएमएस कॉलेज हैं उनमें उनका पेपर सेट करना, उन कॉलेज की मान्यता तय करना, उनमें शिक्षक आदि की जो नियुक्ति आदि है और भी बहुत सारी चीजें जो हैं इसके जिम्मे होती हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एनसीआईएसएम का मुख्य उद्देश्य क्या है? फार्मास्यूटिकल्स की कीमतें बढ़ाना? जी नहीं। इंडियन सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन की मेडिकल एजुकेशन और स्टैंडर्ड्स निर्धारित करना, ये इसका काम है। आयात निर्यात नियंत्रित करना नहीं है। टेलीमेडिसिन ऑफ रेगुलेट करना नहीं है, टेलीमेडिसिन को रेगुलेट करना नहीं है। दूसरा ऑप्शन जो है इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन की मेडिकल एजुकेशन और स्टैंडर्ड्स निर्धारित करना, मतलब कि भारतीय जो चिकित्सा पद्धति है उसमें जो चिकित्सा क्षेत्र की पढ़ाई है उसकी उच्च कोटिकता को बनाए रखने का जो काम है वो एनसीआईएसएम का काम है, उसका उद्देश्य है।